Okay. Namaste and hello to one and all who has joined us live today. मैं फरियाद सैयद मादा साम्राज्य की तरफ से आप सभी का आकांक्षा अनलिमिटेड के थर्ड एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखने जाए तो 2019-20 में 8 लाख बच्चों ने यूपीएससी के एग्जाम दिए। उसमें से 12,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया, लेकिन अंत में इंटरव्यू के बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए उनकी तादाद थी 829, 829। और यही आंकड़ा देखते हुए ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो नाराज नाराज हो जाते हैं या उन्हें डर लगता है कि हमें एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई करें या इतना कठिन है ये एग्जाम। लेकिन इस सारी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है who is an interview expert and mentor for civil service examination, who is also the director of Career Quest Institute, Delhi, Mr. Sanjeev Kabir. माधव Hello. साम्राज्य की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Thank you very much. संजीव जी और इनकी इंस्टीट्यूट ने 2008 से लेके अब तक 2350 से ज्यादा बच्चों के वो सपने पूरे किए हैं जिन्होंने ये सपना देखा था कि उन्हें सिविल सर्विस ज्वाइन करना है। और आज ये बच्चे जो इनके इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं वो ना सिर्फ इंडिया में अच्छा कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे है, बल्कि इवन इन अब्रॉड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। और आज मादा साम्राज्य इज प्रिविलेज टू हैव संजीव जी ऑन आवर सेट। संजीव जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज सिविल सर्विसेज और इसे हमें ज्वाइन कैसे करना चाहिए? अच्छा, देखिए, सिविल सर्विसेज एक हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, या कहते हैं कि ये सबसे हार्डेस्ट नट, दिस इज द हार्डेस्ट नट टू क्रैक। तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें बहुत अच्छा करियर किया जा सकता है और जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी पोस्ट होती है। करीब 24 सर्विसेज होती है और जिसमें कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद कलेक्टर बनता है, देन उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके पास आता है, बाद में वो सेक्रेटरी भी बनता है। तो अगर हम वहाँ पे देखते हैं कि देश को चलाने का जो जिम्मा है वो इन्हीं ऑफिसर्स के पास है, तो इस एग्जाम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और लाखों बच्चे इसके लिए कहीं ना कहीं अपेयर होते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं कि पिछले लगातार, जैसे आपने कहा कि 8 लाख बच्चे इसमें अपेयर हुए थे, तो ये हमेशा चेंज होता है, लेकिन 8 से 10 लाख बच्चे इसमें अपेयर होते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है और काफ़ी कवेटेड है, काफ़ी रिस्पेक्टेड है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है ये एग्जाम देने के लिए? इसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें मार्क्स का भी कोई लिमिट नहीं है। मतलब बिल्कुल कोई भी कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन विद 40% मार्क्स आल्सो, देयर इज नो लिमिट एक्चुअली, with 35% marks also, that person can appear for this examination. And so it is equal for all, and the candidate, those who are having a very good score in their graduation or not having a graduation good score, so they can appear this examination. So this is a level playing field, सभी के लिए एक जैसा मौका है और ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम दे सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि दिल्ली में है, ये एग्जाम पूरे देश में कंडक्ट करता है। ओके, और इसमें एज लिमिट क्या होती है? इसका जो एज लिमिट है वो अलग अलग है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 35 है, देन उसके बाद एससी एसटी के लिए 37 है और इसमें अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड होते हैं। जैसे 6 अटेम्प्ट है, पहले 4 होते थे, लेकिन अब यूपीएससी ने ये 2 अटेम्प्ट्स बढ़ाए हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स और एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। मतलब जितना एज लिमिट है वहां तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर मैं एक यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करती हूँ एंड अगर कोई इमरजेंसी आया जिसके वजह से मैं एग्जाम को अपीयर नहीं कर पाई, तो विल बी दैट काउंटेड एज माय अटेम्प्ट? देखिए, इसमें इफ द कैंडिडेट इज नॉट अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अगर कैंडिडेट एग्जाम में अपियर नहीं होता है तो उसका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि 10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं,
लेकिन उसमें से 5 लाख लोग ही, मतलब 50% पीपल ओनली अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, लेकिन एक्चुअल में अपियर 5 ही लाख होते हैं। उसका एक मेजर रीजन है कि इसमें अटेम्प्ट लिमिटेड है। ओके, एंड आप एक एक्सपर्ट है, तो अकॉर्डिंग टू यू एक इंसान स्टूडेंट ने पहला अटेम्प्ट कब करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है कैंडिडेट्स के बीच में। जो घर के लोग होते हैं कैंडिडेट्स के, उनको लगता है कि तुरंत दे देना चाहिए, और जैसे ही वहां पर, क्योंकि कैंडिडेट अगर होशियार होता है, उसे 10th में 90% आ गए, 12th में बहुत अच्छा स्कोर आ गया, तो सबको लगता है कि ये कैंडिडेट बहुत होशियार है, ये जैसे इसने 12th पास किया था वैसे ही आईएएस का भी एग्जाम पास करेगा। तो वो क्या करते हैं कि इमीडिएटली दे देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने अभी पूछा कि कब देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट को पूरी इसकी तैयारी करने के बाद, वंस द कैंडिडेट फील्स दैट कि ओके ही और शी इज रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन कैन अपीयर। मतलब अगर मैं वहां पर ये देखूं कि अगर 12th के बाद कैंडिडेट तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, आफ्टर 12th अगर वो तैयारी स्टार्ट कर देता है, तो करीब 3 साल की तैयारी होती है ग्रेजुएशन के साथ में। तो मुझे लगता है कि फिर ग्रेजुएशन के 1 साल बाद देना ये ज्यादा अच्छा होगा। दैट मीन्स ही विल बी हैविंग 4 years प्रिपरेशन, उसमें 3 साल की एक्सटेंसिव तैयारी होगी और 1 साल की इंटेंसिव प्रिपरेशन होगी। ओके, और ये एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेसिकली? ये काफी लेंदी एग्जाम है। मतलब कुछ एग्जाम्स होते हैं वो 1 डे होते हैं, एक दिन में पेपर देना होता है, देन उसके बाद एग्जाम पूरा हो गया। लेकिन आईएएस का एग्जाम, ये एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईएएस के एग्जाम का, कि देर आर 3 stages। एक होता है प्रिलिमिनरी, देन होता है मेंस, एंड देन इंटरव्यू। तो इस तरीके से वो 3 स्टेज में होता है, और इसमें कम से कम 1 साल लगता है पूरा होने में। तो ये इतने लंबे समय तक कैंडिडेट का एक टेम्पो बना के रखना, उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना, पेशेंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम इसमें देखते हैं कि प्रिलिमिनरी होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं और इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि इस एग्जाम में जितने लोग अपियर होते हैं उसमें से 12 जो वहां पर परसेंट बच्चे हैं वो मेंस देते हैं। तो 10 से 12% लोग ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते हैं। सो अगर हम वहां पर उस तरीके से देखते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन करीब 10 से 12 हजार लोग देते हैं। और इस मेंस एग्जामिनेशन में, जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है, तो इसमें 9 पेपर होते हैं। ये रिटन एग्जाम होता है, मतलब एसे टाइप के, कन्वेंशनल टाइप के पेपर्स होते हैं। इसमें एक रीजनल लैंग्वेज होता है, जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं वो मराठी ले सकते हैं, उड़ीसा के लोग हैं वो उड़िया ले सकते हैं। तो एक पेपर होता है जो लैंग्वेज का पेपर होता है, दूसरा इंग्लिश होता है, वो कंपलसरी होता है। एंड देन उसके बाद होता है जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसके 2 पेपर्स होते हैं, और एसे का एक पेपर होता है। तो ये टोटल 9 पेपर हो गए। और इन 9 पेपर का मार्किंग होता है। इसमें अगर हम देखेंगे जो लैंग्वेजेस के पेपर है उनका मार्किंग काउंट नहीं होता, दे आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। एंड देन उसके बाद जो लोग मेंस क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स। इफ अ पर्सन इज अ फ्रेशर, अगर वो फ्रेशर है, तो उसने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? ओके, अब ये देखना होगा कि वो ये फ्रेशर कब से तैयारी स्टार्ट कर रहा है। मतलब 12th के बाद स्टार्ट कर रहा है, कुछ लोग 10th के बाद स्टार्ट कर देते हैं। मेरा रिकमेंडेशन या सजेशन रहेगा कि 12th के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तब अलग तरीके से तैयारी होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम 2 तरीके से इसे बांटते हैं। फर्स्ट, अगर हम देखते हैं कि 12th के बाद अगर कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो उसे बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, कि जो बेसिक कंसेप्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे राज्यपाल के बारे में हो गया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, ऐसे बहुत जो बेसिक कंसेप्ट होती है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए 12th के बाद। और साथ में अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर इज द बेस्ट फ्रेंड इन दिस एग्जामिनेशन, इन दिस प्रिपरेशन। सो अगर 12th के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, साथ में सबसे बड़े अगर गाइड कोई हो गए इस एग्जाम के लिए, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस। तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, ये दोनों ही अगर हमने
सबसे पहले देखे और उसके ऊपर काम किया, सो अच्छा हो सकता है. एंड कैंडिडेट कैन लाइक फोकस ऑन द सिलेबस पार्ट. Once after 12th standard, the candidate is preparing for the examination, decided to go in this way. जैसे आपने कहा कि कैसे तैयारी करना है, तो मैं कहूँगा कि इसमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, बेसिक बुक्स पढ़नी है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जो करंट इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करना है, अपना ओपिनियन तैयार करना है कि अगर फार्मर्स के लिए कोई नए लॉज लाए गए, जैसे अभी रिसेंटली कल परसों में सरकार द्वारा नए लॉज लाए गए, तो इस पर ये लॉज क्या है, ये क्यों लाए गए, उसके बाद मेरा ओपिनियन क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए मैं किस तरीके से ध्यान देना है, तो इन सब के बारे में डिस्कशन भी करना चाहिए. तो अगर 2 या 3 कैंडिडेट्स मिलकर तैयारी करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है. सो मुझे लगता है कि जो तैयारी है ये कैंडिडेट्स की 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद. अब जैसे मेरी बात सुनकर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद तो तैयार करना काफी मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है. अगर आपके अंदर डिजायर है, क्योंकि अचीवमेंट जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि उसके लिए एक अच्छा अचीवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर की जरूरत होती है. और अगर हम स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाए तो ग्रेजुएशन के बाद हम 1 या 2 साल अच्छे से तैयारी करके इस एग्जाम में पास हो सकते हैं. यस, आपने कहा सर बुक्स रीड करना चाहिए, तो कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द नेम्स ऑफ द बुक्स या वेबसाइट जो स्टूडेंट्स को हेल्प करे इन दिस एग्जामिनेशन? अच्छा, देखिए बुक की लिस्ट तो काफी लंबी है, क्योंकि एग्जाम का दायरा इतना बड़ा है, तो पूरे बुक्स तो बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा इस हमारे प्रोग्राम में. लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी बेसिक बुक्स जिसमें हमें किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी मिलती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जैसे एनसीईआरटी बुक्स है, तो एनसीईआरटी बुक्स मतलब स्कूल बुक्स, बहुत सारे लोग उसे प्रेफर करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. लेकिन अब पिछले कुछ समय से अगर हम देखते हैं, बुक्स का रोल थोड़ा कम हो रहा है, या कहेंगे कि बुक्स और ऑनलाइन मटेरियल, जैसे आपने कहा, यू राइटली सेड अबाउट द वेबसाइट, क्योंकि अभी जो तैयारी है वो वेबसाइट के माध्यम से काफी अच्छी हो रही है. तो क्योंकि सरकार की वेबसाइट भी बहुत अच्छी हुई है, तो मैं ये कहूँगा कि सरकार की जो वेबसाइट्स होती है, जैसे नीति आयोग है, india.gov.in है, तो ये सरकार की अलग अलग वेबसाइट्स है. या अर्थपीडिया है, अर्थपीडिया, ARTH, अर्थपीडिया, ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के कैंडिडेट्स ने तैयार किया है. तो ऐसे ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज से अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से तैयारी हो पाएगी. जनरली जो प्राइवेट वेबसाइट्स है, जैसे हम देखते हैं विकीपीडिया, तो विकीपीडिया का कम इस्तेमाल इस सर्विस एग्जाम के लिए कर सकते हैं. वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम कोई आर्टिकल RBI की वेबसाइट से पढ़े, नीति आयोग से पढ़े, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता है. और बुक्स में बहुत बार हम देखते हैं कि 12th स्टैंडर्ड तक की जो बुक्स है हमारी स्कूल बुक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर शुरुआत में वही पढ़ना स्टार्ट कर दे, एक बेसिक कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर करे, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है. लेकिन एक बार ये बेसिक तैयारी होने के बाद फिर एडवांस लेवल की हिस्ट्री की एडवांस बुक, देन ज्योग्राफी की एडवांस बुक, इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जा सकता है. मैंने एक वेबसाइट बनाई है IAS नीति करके, iasniti.com. सो दिस बुक लिस्ट वगैरह उस पर भी है, मतलब एक्सटेंसिवली दी गई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. जो लिस्ट है, या उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, इट्स ओपन थिंग. और मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इंटरनेट ढूंढेंगे, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्होंने भी अपनी बुक लिस्ट दी होती है, तो उसमें से हम सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं. ओके, आप एक एक्सपर्ट, एक मेंटोर हो इस फील्ड में, तो व्हाट आर द कॉमन डाउट्स जो आप तक आते हैं ये एग्जाम्स को लेके? अच्छा, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है, तो हमेशा डाउट्स ही डाउट्स होते हैं. मतलब मैं आपको बताऊं कि कैंडिडेट जब नया होता है तब भी डाउट होते हैं, वो प्रीलिम्स पास करने के बाद भी डाउट होते हैं, मेंस में क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू में जाता है तब भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं. सो आई थिंक डाउट्स आर मेनी, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. लेकिन एक डाउट उसमें से है कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या UPSC का जो एग्जामिनेशन है ये कोई भी व्यक्ति दे सकता है, मतलब इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होता है. ऐसा भी कुछ लोगों का एक डाउट होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सुनते हैं हमेशा किसी एग्जाम में फ्रॉड हो गया. तो आपको मैं बताऊं कि UPSC के एग्जाम में ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो हमेशा से ही जीतता है. और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें 5 लाख लोग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन एक्चुअल अच्छे से तैयारी करना, सीरियसली उसके लिए तैयार करना, ये कैंडिडेट उस तरीके से देखा जाए तो कम होते हैं. तो डाउट्स है, और भी डाउट्स है. जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है इस एग्जाम के लिए, तो ऐसा भी नहीं है, इंग्लिश अच्छा होना जरूरी नहीं है. लैंग्वेज हमारी कोई भी अगर अच्छी हो
तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो आई थिंक इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं बिकॉज उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें हम लिख सकते हैं इंग्लिश में बट फॉर द इंटरव्यू वी गो फॉर हिंदी लैंग्वेज या कोई भी इंडियन लैंग्वेज? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने इतना अच्छा ऑप्शन हमारे सामने रखा हुआ है कि वी कैन गिव एग्जामिनेशन इन एनी मीडियम. जो प्रिलिमिनरी होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, लेकिन जो मेंस होता है वो हम किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं. मतलब अगर आपको मलयालम में लिखना है तो आप मलयालम में लिख सकते हो, मराठी में लिखना है मराठी में लिख सकते हैं, और आपका जो आईएएस का इंटरव्यू होता है वो भी आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, आपके रीजनल मीडियम में भी दे सकते हैं. सो आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है कि इंग्लिश अच्छा होना आईएएस एग्जाम के लिए जरूरी है. ऐसा मैं नहीं कहूँगा. आईएएस एग्जाम क्लियर करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है. कॉन्फिडेंटली अगर हम रूटीन एक बनाए और उसे फॉलो करें प्रॉपर तरीके से, तो हम आईएएस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. इंग्लिश अच्छा होना ये एक अच्छी बात है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है. ऑल इंडिया जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंग्लिश इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंग्लिश की जरूरत होती है बहुत ज्यादा. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जो आईएएस के मेंस में जो इंग्लिश पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड 10th लेवल का होता है. एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कैंडिडेट क्या करते हैं? लाइक बहुत बार हो जाता है कि मतलब ये मिस्टेक के कारण ही लोग पीछे हो जाते हैं, तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, देखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स है कैंडिडेट्स के, उसमें अगर हम देखते हैं कि कैंडिडेट जनरल, मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पहले प्रीलिम की तैयारी करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करते हैं. तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें पहले मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. और जब हमारी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी हो जाती है तो उसी के बाद हम प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ आएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और ये कुछ लोगों को 2 अटेम्प्ट्स होने के बाद, 3 अटेम्प्ट होने के बाद रियलाइज होता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. दूसरा कि कभी कभी कैंडिडेट एक साथ बहुत सारे एग्जाम देते हैं, जैसे वो स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, बैंकिंग का भी देते हैं, स्टेट पीसीएस का देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं. तो उन्हें लगता है कि अगर हर हफ्ते हम कोई ना कोई एग्जाम दे देंगे जाकर तो एक तो निकल जाएगा. सो दैट इज द वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक एग्जाम, एवरी एग्जाम इज अ डिफरेंट, एंड दे आर हैविंग अ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट सिलेबस, एंड डिफरेंट प्लानिंग आल्सो. So if we are considering this factor, कि if we are preparing for this particular examination, we should focus on that. तो इसमें क्योंकि ये एग्जामिनेशन चाहता है कि आप उसकी तरफ पूरा ध्यान दो और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा. तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है. दूसरा कि कभी कभी ऐसे होता है कि कैंडिडेट अपनी खुद की तैयारी नहीं करता है और वो सिर्फ कोचिंग में जाके ज्वाइन कर लेता है, और कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद उसे लगता है कि अगर मैंने ये कोचिंग कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. ये एक कॉमन मिस्टेक है. वो खुद के जो एफर्ट्स होते हैं वो नहीं करते हैं. कभी कभी उन्हें लगता है कि आईएएस के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा एक कॉमन ये है. तो ऐसा भी नहीं है. आईएएस के एग्जाम में एक सिलेबस होता है, देन एक पर्टिकुलर, अगर हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो अगर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है इसमें, तो उस पैटर्न को समझना होगा. आईएएस एग्जाम में हर चीज पूछी जाती है, ऐसा तो नहीं. हाउ टफ इज द कंपटीशन लेवल इन दिस एग्जामिनेशन? देखिए, भारत में मुझे लगता है कि हर एग्जाम टफ ही है, क्योंकि हर एग्जाम में इतने लोग अपियर होते हैं. जैसे मैंने देखा कि रेलवे के एग्जामिनेशन थे तो उसमें 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, और आईएएस के लिए तो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें 5 ही लाख लोग एग्जाम देते हैं. तो अगर हम देखेंगे कि भारत में या किसी भी जगह पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं तो टफ होता है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि नंबर्स से हमें परेशान नहीं होना चाहिए. हमें अपने जो कैपेसिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए. कंपटीशन अगर आप कहीं पर देखेंगे तो 0.1% लोग ही इसमें सक्सेसफुल होते हैं. लेकिन देखिए, स्टैटिस्टिक्स से व्यक्ति डर सकता है, कैंडिडेट डर सकता है. अगर किसी को कहा कि 2 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं रेलवे का, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. मुझे लगता है कि हमें अपने अकॉर्डिंगली सोचना चाहिए कि मेरी तैयारी कितनी हुई है, उसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए. और ये सब चीजें करके अगर उसे जब लगता है कि ओके,
आई एम इन अ पोजिशन टू हैंडल दिस एग्जामिनेशन, टैकल दिस एग्जामिनेशन, तो किया जा सकता है। देखिए फरियल जी, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट का जो सक्सेस होता है किसी भी कैंडिडेट का, तो उसमें एक मल्टी डायमेंशनल तैयारी होती है। मतलब उस कैंडिडेट का एक रोल होता है जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। देन एक टीचर का रोल होता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो टीचर का रोल प्ले करते हैं, उनका थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखते हैं तो कैंडिडेट खुद होता है, उसका अगर हम 60% पकड़ते हैं तो मेरे जैसे टीचर्स का 30% रोल होता है। एंड देन उस कैंडिडेट का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं, उनका एक 10% रोल उसमें। सो अगर ये एक साथ हो जाता है, सही तरीके से प्लानिंग होती है, तो इसमें पॉसिबल है ये करना। और ये एग्जामिनेशन का सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं तो ये एग्जामिनेशन हम बिल्कुल भी क्रैक कर सकते हैं। और यूपीएससी इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें हमेशा से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक मेंटोर होने के हिसाब से आप क्या स्टडी टेक्निक लोगों को मतलब बताना चाहोगे कि ये स्टडी टेक्निक अप्लाई करो? ओके जैसे मैंने आपको एक तो टेक्निकली ये बताया कि पहले मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, एक साथ बहुत सारे एग्जामिनेशन की नहीं तैयारी करनी चाहिए। और उसके साथ में ये मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट है वो अगर दिन में 6 घंटे का एक प्लानिंग करता है कि आई विल प्रिपेयर फॉर 6 hours a day, then he or she should continue that system or that process. तो ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है तैयारी में। जैसे मैंने देखा कुछ कैंडिडेट्स के इसमें होता है कि उनके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो वो 15 दिन बीच में तैयारी छोड़ देते हैं। देन उसके बाद अभी एक मुझे कैंडिडेट मिला, उसने मुझे कहा कि मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया है तैयारी में। तो 1 महीने का ब्रेक क्यों लिया है, तो उसने वहां पर कहा कि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। तो ये जो हर्डल्स होते हैं तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा, एक कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखेंगे कि द फोकस ऑफ द कैंडिडेट शुड ऑलवेज रिमेन ऑन दिस एग्जामिनेशन, ही शुड गेट इन्वॉल्व मेंटली फिजिकली एंड देन इट्स इजी। तो ये तैयारी में कभी भी मुझे लगता है कि अकेले नहीं तैयारी करनी चाहिए, एक कोई फ्रेंड साथ में होना चाहिए जो सेम एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा है। इससे क्या हो जाता है कि कुछ हम मटेरियल का शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। या अभी ये पैंडेमिक की वजह से इट्स हैपनिंग दैट एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं एंड बच्चों का फोकस जो है वो कम हो रहा है एंड दे आर लूजिंग देयर कंसंट्रेशन पावर आल्सो। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? अच्छा, ऐसे बच्चों को तो मैं एक पहले ही बताना चाहूंगा कि कुछ लोग सिंसियरली सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन हमेशा ऑन है। जैसे कुछ लोग हैं कि वो ये मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है, तो ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने फिल्म स्टार्स को भी देखा, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, वैसे ही कुछ कैंडिडेट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर फोकस्ड। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, लोगों के जो टाइम टेबल है, शेड्यूल्स है, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। तो ये तो है ये बात। लेकिन उन्हें वहां पर ये करना होगा कि रूटीन पर चीजें लानी होगी या रूटीन को मेंटेन करना होगा। एंड देन उसके बाद जो बाकी, अगर वहां पर किसी कैंडिडेट को परेशानी होती है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होता है, तो मुझे लगता है उसके लिए योगा जैसी कुछ एक्टिविटीज की जा सकती है, ऑनलाइन डिस्कशन किया जा सकता है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में किया जा सकता है, ताकि वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि रुकना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को, और हमेशा चलता रहना चाहिए। वैसे ही कैंडिडेट के लिए भी यही रूल है कि उसे चलता रहना चाहिए। अगर उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगती है तो अपने मेंटर से बात करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए। एक मोटिवेशन, जैसे आपके पॉइंट से मैं ये बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज के तैयारी में क्योंकि लंबी तैयारी होती है, 2-3 साल 4 साल की तैयारी होती है, उसमें कैंडिडेट के लिए बहुत बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये मोटिवेशन अलग अलग तरीके से हमें करना पड़ता है। एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन कि हम अपने आप को जोश दिलाए, हम कहे कि ओके यू कैन डू इट, दैट स्पिरिट। दूसरा होता है कि हमारे पेरेंट्स कुछ मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। और तीसरे टीचर जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं कि वो कैंडिडेट को बताते हैं कि ओके यू कैन डू इट, मतलब तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, तुम्हें वो करना चाहिए। ये किसी कैंडिडेट के लिए एक आध कोई मूवी भी होती है
जैसे बहुत सारे लोग हैं, आमिर खान की मूवी देखने के बाद उन्हें आईपीएस होने का जोश होता है, तो वो फिल्म देखते हैं और जैसे फिल्म देखते हैं उन्हें जोश आता है एंड दे अगेन स्टार्ट प्रिपरेशन। तो कोई बुक है, अच्छी बुक है, यू कैन विन है, या और कोई भी बुक फॉर दैट मैटर, तो ऐसी बुक्स होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक मोटिवेशन का सोर्स हमें हमारे आसपास में बना के रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि खुद से खुद को मोटिवेट करना है, टीचर्स के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, बुक है, मूवी है, सो आई थिंक अगर ये हमने तैयार करके रखा तो हमारा बहुत फायदा होगा। विल गेट ऑलवेज मोटिवेशन, कांस्टेंट मोटिवेशन रहेगा और कोई सोर्स फेल नहीं होगा। सर ऐसा कहा जाता है कि आईएएस एंड आईपीएस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है, तो इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, अगर आप सिलेक्शन की बात पूछ रहे हैं या सिलेक्शन से पहले? नहीं, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, हम अपियर करते तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। अच्छा, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक तो क्लियर कर देता हूँ कि आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशन में, जिसे हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसमें सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तब मुझे लगता है कि जो हमारा देश चलता है वो दो उसके पहिए, देयर आर टू व्हील्स। एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो दो व्हील्स जो होते हैं ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, दूसरा पॉलिटिक्स का होता है, और दोनों एक साथ चलने चाहिए। तो अगर हम देखेंगे कि एक पहिया दूसरे पहिए के लिए इंटरफेरेंस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा सही नहीं होगा। दोनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा देश चल पाएगा। और अगर रही कि कोई पॉलिटिशियन है, उसका कोई पर्सनल लेवल पर अगर कोई वहां पर प्रॉब्लम्स है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये इंडिविजुअल है। और मुझे लगता है कि जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स या अन्य कोई ऑफिसर्स जो अच्छा काम करना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, तो वो अच्छा काम करते हैं। हमने हमेशा से एग्जांपल्स देखे कि पीपल आर ऑलवेज डूइंग गुड वर्क, और किसी भी फील्ड में किया जा सकता है, वो इस सर्विसेज में भी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये पूछेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब। Okay. And what about coaching? Does coaching really help in civil service examination? देखिए, कोचिंग का रोल हमेशा से ही रहता है। अब आप कहेंगे कि मैं कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ तो आप हमेशा हाँ ही कहेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। Yeah. ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट का कोचिंग उन्होंने लिया था, या उनके कोच है, या पुलेला गोपीचंद जैसे कोच है, वो बैडमिंटन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा कोच होगा, अच्छा प्लेयर होगा, मतलब स्टूडेंट होगा, तो हमें जल्दी सक्सेस मिल सकती है। सो अगर हम देखते हैं कि कोचिंग का रोल हर फील्ड में होता है, लेकिन इसमें सिंसियर कोच होना चाहिए, सिंसियर स्टूडेंट होना चाहिए। उस तरीके से जैसे अच्छा स्टूडेंट अच्छे कोच को ढूंढ रहा होता है और अच्छा कोच अच्छे स्टूडेंट को ढूंढ रहा होता है, और अगर दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं तो अच्छा ही हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को जैसे लगता है कि कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हम क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कोचिंग से हमें अच्छी गाइडेंस मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोचिंग से टाइम बच जाता है। लेकिन उसके लिए सही कोचिंग सही समय पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कोचिंग मतलब राइट कोचिंग एट राइट टाइम। अच्छा, मैं इसमें और एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ आपके कोचिंग वाले पॉइंट पर। मेरा ये एक सजेशन है कैंडिडेट्स के लिए कि वो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जो अपनी खुद की तैयारी होती है, जो होमवर्क होता है, वो अगर बेटर तरीके से करके चले जाते हैं। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ जो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, और जो अभी 12th पास है। 12th पास कैंडिडेट्स ने अगर कोचिंग करके अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन साथ में अगर हम देखते हैं कि जो इंटेंसिव कोचिंग है, वो इंटेंसिव कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हमें होमवर्क बहुत अच्छे से करना चाहिए। होमवर्क मीन्स अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, हमें सिलेबस पता है, हमने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, बेसिक बुक्स हमने पढ़ी है, उसके बाद अगर हम कोचिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। एक बार जब एग्जाम्स खत्म हो जाता है, कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपने आप को किस तरह उसने तैयार करना चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू की जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी है, ये मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो मेंस के बाद अगर हम जैसे करना चाहते हैं,
तो उसमें हमें अलग अलग स्टेज में कर सकते हैं कि जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम बढ़ जाता है, 2 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद हमारा जो बायोडाटा, जिसे हम यूपीएससी में डिटेल्ड एप्लीकेशन डीएफ कहते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हमारी हॉबीज क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, हम किस होम टाउन से बिलोंग करते हैं, हमने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ये सभी फैक्ट्स और उसके साथ में जो मटेरियल है वो तैयार करना होता है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करते हुए तो उसमें तैयारी का एक है कंटेंट डेवलपमेंट, दूसरा है डिस्कशन विद फ्रेंड्स, तीसरा है इंटरेक्शन विद कोच, गाइडेंस फ्रॉम द कोच, एंड देन प्रैक्टिस। तो मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यूपीएससी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन में प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, और खुद से मेहनत तो नो डाउट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Okay. Sir, what does personality play a role in interview? इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। जैसे देखिए यूपीएससी सबसे पहले नॉलेज चेक कर लेती है, प्रीलिम्स में वो सीरियसनेस चेक करती है, मेंस में नॉलेज चेक किया जाता है, और इंटरव्यू में पर्सनैलिटी चेक की जाती है। तो पर्सनैलिटी का चेकिंग क्या होता है, बेसिकली होता है कि हाउ दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इस पोस्ट के लिए क्या वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए सुटेबल है, या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने के लिए सुटेबल है, तो एज अ ऑफिसर क्या वो काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सुटेबल है। तो ये सब चीजें चेक की जाती है उसके अंदर। वहां पर अगर हम देखते हैं कि एक नेशनल कैरेक्टर है या नहीं है, कैसे वो सोचता है, कहीं रीजनलिज्म तो नहीं है इस कैंडिडेट में, ये सब चीजें चेक कर ली जाती है यूपीएससी में, एंड देन उसे किया जाता। तो बेसिकली इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी में कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो कैंडिडेट का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स कि हमें जो हमारे थॉट्स है हम कितने बेटर तरीके से सामने दे पाते हैं, Present करते हैं, हाँ. प्रेजेंट कर पाते हैं। Right. Yeah. So you are the director of Career Quest Institute. थोड़ा सा हमें उसके बारे में बता सकते हो आप, about your institution? अच्छा देखिए, करियर क्वेस्ट इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं कि एक सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है, और पिछले 11 साल से लगातार हम लोग इंटरव्यू के लिए काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग बाकी भी प्रोवाइड करते हैं कोर्सेस, जैसे कि काउंसलिंग जैसे कोर्सेस है वो करते हैं, लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन द इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यू ये एक निगलेक्टेड पार्ट रह जाता है। लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब तो इंटरव्यू तो हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उसमें इंटरव्यू के लेवल में 3 में से 1 कैंडिडेट सिलेक्ट होता है और 2 कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि 2 कैंडिडेट रिजेक्ट क्यों होते हैं, 1 कैंडिडेट सिलेक्ट क्यों होता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल है, और इसके लिए करियर क्वेस्ट लगातार काम कर रहा है। और हमने ये देखा हुआ है कि हम सभी एग्जाम्स के करते हैं, मतलब ऑल द एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस और सभी। तो उसमें ये समझ में आ जाता है कि इंटरव्यू इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मतलब हम 10-15 दिन में भी, आईएएस में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन 10-15 डेज में हम बेटर तरीके से तैयारी करके अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, प्रेजेंटेबल बनाकर हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। Okay. अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर, रोल ऑफ द न्यूज़पेपर इन दिस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार ऐसे देखा है मैंने कि कैंडिडेट्स इंटरनेट पर जो प्रोग्राम्स होते हैं या यूट्यूब पर जो रेडी प्रोग्राम्स होते हैं करंट इवेंट्स के, वो देखते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री है। मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, या उसने ये कर लिया, फाइनल कर लिया है कि वो एग्जाम देना चाहता है, सो आई थिंक फ्रॉम दैट डे न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट थिंग। और इसमें अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर से शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी नेशनल डेली हमें यूज हमें करना चाहिए। न्यूज़पेपर से हमें 3 चीज़ें मिलती है मुख्य रूप से। द फर्स्ट थिंग इज वी गेट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड थिंग वी गेट सम रिव्यूज ऑफ द एडिटर्स, और तीसरा है कि हमें वर्ड्स मिलते हैं, वी गेट अ गुड वर्ड्स फ्रॉम दिस। सो इन्फॉर्मेशन, वर्ड्स एंड द व्यूज, conceptual clarity. So if we are focusing in this particular manner, newspapers are very important in this examination. Yes. And one of the biggest illusion about civil service examination, सब यही कहते हैं कि मतलब जो बच्चे स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अच्छा स्कोर करते हैं,
वही ये एग्जाम देने के केपेबल है, एंड नॉट अबाउट इट्स नॉट गुड फॉर एवरेज स्टूडेंट। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अच्छा, ये एक पब्लिक परसेप्शन है बट रियलिटी नहीं है। जनरली कहा जाता है कि कैंडिडेट अगर 10th में या 12th में टॉपर आने के बाद वो कहता है कि अब इससे आईएएस बनना चाहिए, आईएएस बनेगा, तो दैट इज फाइन। मतलब इस एग्जाम के, क्योंकि उस कैंडिडेट के लिए पढ़ाई करना उसके लिए एक आसान हो जाता है, या वो यूज टू हो जाता है क्योंकि ही कैन प्रिपेयर। तो आईएएस का जो दायरा होता है बड़ा होता है, इस वजह से ऐसा माना जाता है या कहा जाता है। लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। कोई भी कैंडिडेट उतनी मेहनत करके, हो सकता है कि जो कैंडिडेट 90% के साथ 10-12 हुआ है, हो सकता है कि वो 2 साल में पूरा करे या 3 साल में आईएएस का एक अच्छी तैयारी करे, और दूसरे कैंडिडेट के लिए 1 साल ज्यादा लग सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ इस एग्जाम की तैयारी करता है और मेहनत करता है, वो क्लियर हो सकता है, देयर इज नो डाउट। ऐसे मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो इज इट नेसेसरी कि सालों सालों की पढ़ाई चाहिए, महीनों में नहीं हो सकता है? लाइक 6 months, आफ्टर 6 months a candidate is fully prepared to give this examination? ओके, बेसिकली आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि ओनली 6 months प्रिपरेशन इज सफिशिएंट, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है और उसका जो दायरा है एग्जामिनेशन का, दैट इज वास्ट। तो इस वजह से 6 months में तैयारी करना पॉसिबल नहीं होता है। इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 year। मतलब अगर हम देखते हैं कि 2 years फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ग्रेजुएशन के बाद कैंडिडेट तैयारी करना स्टार्ट करता है, मुझे लगता है कि करीब 2 सालों से लग जाता है, अराउंड 2 years। ओके, एंड एट द एंड जितने नई पीढ़ी है, जो बच्चे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देखने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं अगर ये कहूँगा कि आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपने सही रास्ता चुना है और आपको बिल्कुल आगे जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे जैसे मेंटर्स है, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमेशा से ही कैंडिडेट को एक सेकंड ऑप्शन तैयार करके रखना चाहिए करियर का। मतलब क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक छोटी सी अनसर्टनिटी तो होती है, नो डाउट। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक दूसरा करियर हाथ में होना चाहिए। जैसे आप किसी भी टॉपर को देखेंगे इन दिनों में, सो उसमें से ज्यादातर लोगों का एक, उन्होंने या तो इंजीनियरिंग किया है या और कोई मेडिकल है या अन्य कोई वहां पर उन्होंने ऑप्शन रखा है। तो ये रखना चाहिए और दैट इज वन ऑफ द सजेस्टेड थिंग। और इसमें कभी भी हमें दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, अगर मतलब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें आईएएस बनना चाहिए, तो ये एक फैक्टर हो गया, दैट इज अ मोटिवेशन। लेकिन क्या आपको खुद को लगता है कि मुझे आईएएस में जाना चाहिए, ये भी देखना होगा। तो अगर आपको खुद को आईएएस में जाना है, तो मुझे लगता है कि आप जरूर जा सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, एक्चुअल में जैसे एक ऑनलाइन ऑफलाइन का एक ये है, क्योंकि अभी हम कोविड-19 के सिचुएशन से जा रहे हैं हाँ। और उसमें एक जैसे अभी तक के जो क्लासेस थे वो ऑफलाइन भी चल रहे थे, ऑनलाइन भी चल रहे थे, दोनों ही चल रहे थे। लेकिन एक मुझे लगता है कि जैसे रिमोट एरियाज में रहने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो दिल्ली नहीं जा सकते, पुणे नहीं जा सकते या अन्य वहाँ पर इलाहाबाद नहीं जा सकते, अलग अलग सिटीज में नहीं जा सकते। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या गांव में रह के तैयारी कर सकते हैं? हाँ। क्या हम अपने रीजनल सेंटर में रह के तैयारी कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आता है मेरे सामने। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि अब ऑनलाइन फैसिलिटीज हो रही है। जैसे अभी मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने अगर आ रहा हूँ, डायरेक्ट तो ऑन दिल्ली। हाँ, राइट, डायरेक्ट वेरी ऑन मच, दिल्ली। बिल्कुल। तो ये वहां पर किया जा सकता है। तो इस वजह से आपको कहीं पर दिल्ली जाना चाहिए या अन्य किसी सिटी में जाना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर जाना चाहते हैं तो दैट इज वेरी गुड थिंग। लेकिन जो कैंडिडेट इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से नहीं जा पाता, तो उसके लिए वो घर पर रह के भी अच्छी तैयारी कर सकता है। लेकिन सब कुछ अकेले करने की कोशिश मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। उसमें सबका रोल होना चाहिए। एक क्या कहेंगे, जॉइंट एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं तो ज्यादा आसान हो जाती है तैयारी। मतलब टीचर, देन उसके बाद फ्रेंड्स, इनका सबका सहयोग लेकर चलना अच्छा है। और सभी ये ऑनलाइन अवेलेबल है। यस सर।
थैंक यू सर दैट यू आर पार्ट ऑफ अस एंड आपके शब्दों ने बहुत बच्चों के सवालों के जवाब आपके शब्दों से उन्हें मिले होंगे। आप मादर साम्राज्य में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, ये मैं डिक्लेयर करती हूँ, एंड विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ आकांक्षा अनलिमिटेड। टिल देन स्टे ट्यून विद मादर साम्राज्य। सर यू वांट टू से एनीथिंग? यस, एक्चुअली ये आपका बहुत अच्छा उपक्रम है, और जो आकांक्षा आपने ये किया है उसमें आपकी जो टीम काम कर रही है, तो ये काफ़ी सिंसियर टीम है, और मुझे लगता है कि इसके बाद भी आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स देंगे। एंड सो वेरी गुड थिंग, ऑल द बेस्ट आपके टीम के लिए, और ऐसे ही नए नए प्रोग्राम्स आप करते रहे ताकि स्टूडेंट्स को उसका फायदा मिले। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, और वो बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छा करियर वो कर सकते हैं। Yeah, and I would like to say किसी को कोई question हो तो you all can Google. There is website also available. careerquest.co.in. Yeah, so you all can even Google and join with sir. Right, welcome, always welcome. I will be happy to help you in your preparation. तो अगर आप 12वीं के बाद तैयारी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहते हैं, I will be happy to help you. Yeah, thank you sir, and thank you everyone who has joined us and are watching us live. Thank you so much. Thank you very much.